नमस्ते। वास्तविकता के इस भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ रियलिटी पर आधारित हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरा सवाल उठाने वाले हैं। क्या अंतरिक्ष और समय यानी स्पेस और टाइम सच में अस्तित्व में हैं या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है? सोचिए जरा। चलिए आज इन कड़ियों को जोड़ते हैं और एक साथ इस रहस्य को सुलझाते हैं कि हमारी ये वास्तविकता आखिर किस चीज से बनी है। ठीक है, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। जरा इस एक थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो जन्म से ही देख नहीं सकता, उसे नारंगी यानी ऑरेंज रंग के बारे में कैसे समझाया जाए। हम शायद कहेंगे कि अरे ये आग जैसा एक गर्म रंग है, लेकिन जरा सोचिए, उस इंसान के लिए ऑरेंज तो बस एक फल का नाम है ना, जो छूने में बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है ना। कमाल की बात। ये थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत ही खूबसूरती से साबित करता है कि हमारी इंसानी वास्तविकता पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। जो लोग दुनिया को देख सकते हैं, उनका सच उन लोगों से बिल्कुल अलग है जो नहीं देख पाते। यानी सब कुछ हमारी अपनी इंद्रियों, हमारे सेंस ऑर्गन्स पर ही टिका है। और बस यहीं से विज्ञान और दर्शन के हजारों साल पुराने एक बहुत बड़े विवाद का जन्म होता है। इसे इंसान की धारणा का एक ग्रैंड मिस्ट्री ही समझ लीजिए। एक तरफ है पूर्णवाद यानी एब्सोल्यूटिज्म। ये मानता है कि स्पेस और टाइम पूरी तरह से फिक्स्ड हैं, मतलब जो वास्तविकता मेरी है बिल्कुल वही वास्तविकता आपकी भी है। और दूसरी तरफ खड़ा है संबंधवाद यानी रिलेशनलिज्म। इसका मानना है कि स्पेस और टाइम हर इंसान के नजरिए से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सच बताऊं तो ये एक ऐसी बहस है जिसने सदियों से हमारे महान विचारकों को दो अलग अलग खेमों में बांट कर रख दिया है। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में हर 12 में से एक इंसान कलर ब्लाइंडनेस का अनुभव करता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि रंग, जो कि रोशनी से पैदा होने वाली एक इतनी बुनियादी चीज है, उसे भी लोग बिल्कुल अलग अलग तरह से देखते हैं। जो रंग किसी एक इंसान को एकदम नीला दिख रहा है, वही रंग कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को कुछ और ही दिखेगा। तो ये साधारण सा आंकड़ा रिलेटिविज्म के तर्क को सच में बहुत भारी वजन देता है। हमारी वास्तविकता लिटरली एक दूसरे से अलग होती है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास में ये सब कैसे बिल्ड होता है। अगर हम भौतिकी के सफर पर नजर डालें तो 16वीं सदी में रेने डेस्कार्ट्स में 3D ग्राफ के जरिए हमारे ब्रह्मांड को समझाया। फिर 17वीं सदी में सर आइजैक न्यूटन की एंट्री होती है और उन्होंने एब्सोल्यूट स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, सब फिक्स्ड है। लेकिन 18वीं सदी में लाइबनिज ने आकर इस बात को सीधे चुनौती दे दी और रिलेशनल स्पेस की बात कही। इंसानियत सदियों तक इसी पेंडुलम की तरह झूलती रही कि रियलिटी फिक्स्ड है या सब्जेक्टिव। फिर 19वीं सदी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज हुई और 20वीं सदी आते आते आइंस्टाइन ने तो जैसे पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। न्यूटन के विचारों को चुनौती देने वाले गॉटफ्रीड लाइबनिज का जो तर्क था वो सच में आपको हैरान कर देगा। लाइबनिज ने कहा कि स्पेस नाम की कोई स्वतंत्र चीज होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि इस ब्रह्मांड में मोनैड्स नाम के छोटे छोटे मूलभूत कण होते हैं। इन कणों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और ये बिल्कुल किसी चुंबक की तरह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या फिर दूर धकेलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। लाइबनिज का कहना था कि इन्हीं कणों के आपसी टकराव और इंटरेक्शन की वजह से ही हमें स्पेस यानी अंतरिक्ष का भ्रम पैदा होता है। यानी स्पेस अपने आप में कुछ है ही नहीं, ये तो बस इन कणों के आपसी रिश्ते से पैदा हुआ एक इल्यूजन है। माइंड ब्लोइंग है ना। और फिर 20वीं सदी में एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, जिन्होंने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि स्पेस और टाइम कोई अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये एक ही हैं, स्पेस टाइम। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से सापेक्ष यानी रिलेटिव है और मुड़ भी सकता है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी में भी एक बहुत ही दिलचस्प पेच था। उन्होंने ग्रेविटेशनल फील्ड्स की बात की और हम जानते हैं कि किसी भी फील्ड को काम करने के लिए एक माध्यम यानी एक स्पेस की जरूरत तो होती ही है। तो देखा जाए, आइंस्टाइन का ये शानदार सिद्धांत न तो पूरी तरह से एब्सोल्यूटिज्म की तरफ था और न ही रिलेशनिज्म की तरफ, बल्कि ये ठीक उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। अब यहाँ से हम एक बहुत ही रहस्यमय और रोमांचक मोड़ पर आते हैं। यहाँ एंट्री होती है एक बिल्कुल नए कंसेप्ट की, इमर्जेंस थ्योरी यानी उद्भव सिद्धांत। ये सिद्धांत एक तरह से सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। ये कहता है कि स्पेस,
टाइम और हमारी ये पूरी वास्तविकता असल में मौलिक या फंडामेंटल हैं ही नहीं। इसके बजाय अतीत और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं और जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वो महज हमारी चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस का एक प्रोजेक्शन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस थ्योरी के हिसाब से सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि ये पूरी माइंड बॉगलिंग ज्यामिति आखिर काम कैसे करती है। इमर्जेंस थ्योरी के अनुसार हमारा ये 3D ब्रह्मांड असल में एक 8 आयामी यानी 8D क्रिस्टल की परछाई या प्रोजेक्शन है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी 3D चीज की परछाई 2D होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी ये पूरी वास्तविकता एक बहुत ही ऊंचे आयाम की महज एक छाया है। ये सब कुछ टेट्राहीड्रॉन नाम के बेहद सूक्ष्म आकारों से शुरू होता है। ये आकार आपस में जुड़कर मूलभूत कण बनाते हैं और अंत में जाकर वही 3D ब्रह्मांड बुनते हैं जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते और महसूस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेट्राहीड्रॉन असल में होते कितने छोटे हैं, तो सुनिए। 10 to the power of 16 यानी 10 की घात 16। इस थ्योरी के अनुसार इन आकारों की एक भुजा प्लैंक लेंथ के बराबर होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल में जो सबसे छोटे कण हम जानते हैं, ये आकार उनसे भी कई गुना छोटे हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप एक स्टैंडर्ड पार्टिकल के आगे 16 जीरो लगा दें, ये उतना गुना छोटे हैं। इतने विशाल ब्रह्मांड का निर्माण इतने अकल्पनीय रूप से सूक्ष्म स्तर कर हो रहा है, ये सच में दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। लेकिन एक सवाल उठता है, इन गणितीय आकारों से ये पूरा ब्रह्मांड आखिर बनता कैसे है? इसका जवाब हमारी खुद की चेतना में छिपा है। देखिए, ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज अपने आप में एक जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जानकारी का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक उसका कोई अर्थ या मीनिंग न हो। और अर्थ निकालने के लिए चीजों की आपस में तुलना करनी पड़ती है, उन्हें कंपेयर करना पड़ता है। और ये तुलना बिना किसी सक्रिय चेतना यानी एक्टिव कॉन्शियसनेस के तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। हमारी चेतना लगातार इन पैटर्न्स को समझती है, चॉइसेस बनाती है, उनकी तुलना करती है, और बस इसी वजह से हमारे आसपास का ये संसार अर्थपूर्ण और वास्तविक बन पाता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये कोई हवाई दार्शनिक विचार नहीं है। इसे मेन स्ट्रीम साइंस का भी पूरा सपोर्ट हासिल है। क्वांटम एंटेंगलमेंट की घटना को ही ले लीजिए, जिसके लिए 2022 में भौतिकी का बेहद प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस फेनोमेनन में होता क्या है कि दो कण आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं कि उनकी स्थिति तय ही नहीं होती। वे एक अनिर्धारित अवस्था यानी सुपरपोजिशन में रहते हैं। और पता ही ऐसा कब तक करते हैं? तब तक जब तक कि कोई सचेत मन, कोई कॉन्शियस ऑब्जर्वर उन्हें देख न ले। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि वास्तविकता खुद को तब तक प्रकट ही नहीं करती जब तक उसे देखा ना जाए। इसे दी ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। इसमें कण अनगिनत संभावनाओं की एक धुंधली सी अवस्था में होते हैं। उनकी स्पिन, उनकी दिशा या पोजीशन कुछ भी तय नहीं होती। लेकिन जैसे ही एक सचेत चेतना उन्हें ऑब्जर्व करती है, उन्हें देखती है, वो सुपरपोजिशन की अवस्था तुरंत ढह जाती है यानी कोलैप्स हो जाती है और कण एक निश्चित रूप ले लेते हैं। क्योंकि हम इंसानों का मस्तिष्क पूरी तरह से यूनिक है, इसलिए हर एक दिमाग इस वास्तविकता को अपने एक अनोखे तरीके से प्रोसेस करता है। और बस इसी के साथ हम अपने आज के इस शानदार एक्सप्लेनर के सबसे बड़े और दिमाग खोल देने वाले निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जिस वास्तविकता को हम पूर्ण या एब्सोल्यूट मानते हैं, वो वास्तव में संबंधपरक है और उसका जन्म पूरी तरह से हमारी चेतना से हुआ है। हम जिस दुनिया को, जिन चीजों को और इस पूरे ब्रह्मांड को इतना ठोस मानकर अपनी जिंदगी जीते हैं, वो वास्तव में हमारी अपनी आंतरिक चेतना द्वारा ही चलाया जा रहा है। अगर चेतना नहीं होती तो शायद इस ब्रह्मांड का कोई रूप ही ना होता। ये एक ऐसा विचार है जो सच में दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए हम इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा और उकसाने वाला सवाल छोड़ के जा रहे हैं। आज विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वैज्ञानिकों ने अब एक पूरे के पूरे हीलियम परमाणु को कंप्यूटर पर सिमुलेट कर लिया है। अब जरा सोचिए, अगर कल को वे अणुओं, वस्तुओं और यहाँ तक कि खुद मानव मस्तिष्क को सिमुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या ये संभव है कि हम सभी पहले से ही किसी की बनाई हुई एक बहुत बड़ी सिमुलेटेड वास्तविकता का हिस्सा हों? क्या हम पहले से ही एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने वजूद के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर
दूर कर देता है। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इसने आपके मन में और जानने की उत्सुकता जरूर जगाई होगी। ऐसे ही सोचते रहिए और सीखते रहिए।